आज हम देखेंगे कि अभिव्यक्ति के अधिकार के अलग अलग मुद्दे देखेंगे जो देखो समय समय पे विवाद में होते हैं। अब अभिव्यक्ति के मुद्दे में आप जानते हो, कभी फिल्मों का मामला, कभी प्रेस का मामला, ये सब आते रहते हैं। तो अब जरा हम आपको लिखने का तरीका बता दें कि मान लो फिल्मों से कोई सवाल आ गया तो कैसे लिखोगे, यानी पीटी के साथ हमें एग्जाम में लिखना ही पड़ता है। तो मान लो कि फिल्मों की स्वतंत्रता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला फिल्मों की स्वतंत्रता भी है। तो फिल्मों की स्वतंत्रता से कैसे कोई सवाल फिल्मों की स्वतंत्रता से कोई सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। तो जरा हम ये बात लिख लें कि मान लो कि फिल्म निर्माण की स्वतंत्रता, क्योंकि हमेशा विवाद का विषय होता भी है और यूपीएससी में पहले भी सवाल पूछा गया है। तो जब आर्टिकल 19 की बात आती है तो फिल्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी आप जानते हो कि हमारे यहाँ आर्टिकल 19 से ही राइट टू इन्फॉर्मेशन आता है, यानी सूचना का अधिकार, जो 2003 में उच्चतम न्यायालय ने कहा। तो बात देखने की है कि फिल्मों की स्वतंत्रता का मामला कैसे लिखोगे आप। मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाए फिल्मों की स्वतंत्रता, तो या स्वतंत्रता से कोई सवाल आ जाए लिखने में, तो बच्चों एक आप बेसिक आइडिया बना लोगे कि पहला कि देखो हमेशा हम भूमिका कैसे लिखेंगे कि बिना लोकतंत्र के स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। इन लोकतांत्रिक शासन का मर्म है स्वतंत्रता। ये अगर कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी आ जाए दोस्तों, याद रखना, कभी पूछा एग्जामिनर की लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात क्या है, नियमित निर्वाचन, बहुमत की सरकार या स्वतंत्रता अधिकार, तो हमेशा आप टिक करोगे स्वतंत्रता अधिकार। ये आप बता दें बच्चों, क्योंकि कई बार तो चुनाव तो तानाशाही शासन भी करवा लेते हैं और बहुमत के नाम पर कई बार एक व्यक्ति की आजादी का दमन किया जा सकता है। जो बात ध्यान रखने की है, फंडामेंटल राइट बहुमत को नहीं, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मिला है। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है। यानी कल संसद अगर बहुमत से कह दे कि हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है तो खत्म नहीं हो सकते। इसीलिए लोकतंत्र में स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व है। और आप जानते हो फिल्म भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक माध्यम है। तो लोकतंत्र में व्यक्ति को लिखने के, फिल्म बनाने के, इसका मतलब है हमारे व्यक्तित्व का विकास कब होगा, जब हम अपने इच्छा अनुसार किसी चीज का निर्माण कर पाएंगे। अब कई एक्टर से आप पूछे, वो कहते हैं कि हमें एक्टिंग न करने दिया जाए तो हमें बेचैनी रहती है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमें टीचिंग न करने दिया जाए तो हमें बीमारी हो जाएगी। अपने अपनी पसंद के हैं, किसी को खेलने न दिया जाए तो समस्या हो जाएगी। तो अभिव्यक्ति अलग अलग माध्यम होते हैं, इसीलिए राजपाल यादव को कम से कम एक्टिंग तो करने दिया जाए। दोस्तों जरा सोच के देखिए, अगर संविधान ना होता तो राजपाल यादव जैसे लोग कहाँ एक्टिंग में आ पाते। यानी अपने मन पसंदीदा व्यवसाय आप चयन कर लीजिए, इतिहास भूमिका आप दे दीजिए। अब देखो फिल्म की स्वतंत्रता का मुद्दा क्या है, तो भूमिका आप यहाँ से दे देंगे। और यानी आपकी शुरुआत अनुच्छेद से नहीं होनी चाहिए। और अगर अनुच्छेद आपको याद है तो आप लिख दो कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में उपलब्ध है, ब्रैकेट में बीच में। अब देखो जब फिल्म की स्वतंत्रता का मामला आता है तो क्या है, ये अभिव्यक्ति का विशेष माध्यम है। यानी किताब भी लिखना अभिव्यक्ति है, नॉवल लिखना अभिव्यक्ति है, लेकिन फिल्म अभिव्यक्ति का विशेष माध्यम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब विशेष माध्यम क्यों है, तो फिल्में जिस तरीके से दिखाई जाती हैं वो जनमानस पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पैदा करती है। ये खास बात है जिस तरीके से फिल्म दिखाई जाती है, क्योंकि फिल्म दिखाने का जो तरीका होता है, आप किताब पढ़ो तो आपको चीज याद नहीं होती, फिल्म देखो डायलॉग याद हो जाते हैं, क्योंकि धैर्य कमरे में दिखाई जाती है, उसका वातावरण अलग होता है, प्रेजेंटेशन अलग होता है। इसलिए आप टीवी देखो उतना मजा नहीं आता, फिल्म देखो तो वातावरण अलग होता है। इसलिए ये जनमानस पर ज्यादा प्रभाव पैदा करती है, क्योंकि इसके दिखाने का तरीका अलग है। और फिल्म तो वो माध्यम है इसके द्वारा हम तमाम सामाजिक विषय को दिखा सकते हैं।
भारत में कितनी फिल्में ऐसी हैं सुपर 30, प्रेरणादायक फिल्में हैं, दंगल प्रेरणादायक फिल्में हैं। यानी फिल्म तो समाज के परिवर्तन का बड़ा माध्यम हो सकता है, आर्टिकल 15। तो फिल्में न केवल जनता को एंटरटेनमेंट का माध्यम है, ये मनोरंजन के माध्यम तो ही है, सामाजिक परिवर्तन के भी बड़े माध्यम है। मैं फिल्मों के बारे में, फिल्मों के माध्यम से जिस तरीके से महिलाओं की स्थिति को दिखाया जाता है, सांप्रदायिक सौहार्द दिखाया जाता है, वो तो अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उत्तर के लास्ट में आप ये भी लिखोगे, देखो उत्तर का ये एक पार्ट हो गया, उत्तर का दूसरा पार्ट आप ये भी आप लिखोगे, भाई देखो हमारे यहाँ तो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, प्रतिबंध के अधीन है, तो फिल्म बनाने की आजादी पर भी वो सारे प्रतिबंध लागू होते हैं। तो भारत में एब्सोल्यूट नहीं है, फिल्म पर भी प्रतिबंध लागू होते हैं। लेकिन अब दोस्तों, फिल्म पर प्रतिबंध कैसे लागू किया जाए, तार्किक होने चाहिए। अब फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का माध्यम क्या है? कोई कहे नहीं भैया ये तो हमारे पसंद में नहीं है, कोई कहे ये तो नैतिकता खिलाफ है। तो आखिर में फिल्म पर प्रतिबंध कैसे लगा दिया जाए? कि बहुमत की मांग है इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाए, किसी को नापसंद है इसलिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के आधार नहीं होते। इसका मतलब है, इसीलिए आप दोस्तों याद रखो, अब ये नहीं कि बहुमत कोई बात कह रहा है, ज्यादा लोग कोई बात कह रहे हैं, फिर तो हमारे यहाँ लोकतंत्र के बजाय होता है कि बहुमत का एक तरीके से, इसे कई बार लोकतंत्र क्या होता है, भीड़ के शासन बदल जाता है। अरे भाई, जो ज्यादा लोग कहेंगे, जो भीड़ कहेगी वो बात हम नहीं मानेंगे, जो संविधान सम्मत होगी, तार्किक होगी, वही बात मानी जाएगी। इसीलिए केवल बहुमत की मांग कर ले कि फिल्म बंद कर दे, नहीं करेंगे। केवल हम कहें हमें नापसंद है तो भी हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है फिल्म पर प्रतिबंध तब होगा जब आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के किसी प्रावधान के खिलाफ है। रखने की है भाई, फिल्म प्रतिबंध कब होगा? जब पता चला कि राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ है। फिल्म पर प्रतिबंध क्या होगा? फिल्म के माध्यम से दंगा भड़का दिया जाए, फिल्म के माध्यम से स्वाभाविक रूप में अपराध बढ़ा दिया जाए, तो फिल्म पर प्रतिबंध होगा। और बाद में आप निष्कर्ष लिख दो। इसे हर उत्तर में एक संक्षेप में निष्कर्ष भी होना चाहिए। और इसलिए एक बार प्रश्न आप देख लो तो आप सीख जाओगे कैसे बेसिक बातें लिखे, छोटे सेंटेंस, छोटे पैराग्राफ, भूमिका, निष्कर्ष। भूमिका थोड़ा सा, और दोस्तों भूमिका सीधा मतलब किसी चीज में शुरुआत कैसे करते हैं। कई बार तो आपको याद दिलाते, हम खूब जीवन में कई बार बच्चे कहते हैं सर भूमिका नहीं लिख पाते। अरे प्यारे बच्चों, आप इतने बुद्धिमान हो कि बार बार भूमिका बनाते हो। कैसे भूमिका बनाओगे? अब मान लो कि आपको कहीं शादी में जाना है, जाना शादी में है, तो परिवार से भूमिका बना रहे हो कि कैसे वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसे हमारे लिए ये काम किया था। इसका मतलब है फिर तो कहोगे इतना बड़ा अच्छा दोस्त है, ये काम किया था, तो शादी में चले जाएं। यानी जाना है शादी में, उसके पहले बैकग्राउंड बनाया, ये काम हम जीवन में हमेशा करते हैं। और निष्कर्ष का मतलब है कि शादी में गए या नहीं गए, और गए तो क्या हुआ। निष्कर्ष का मतलब अपनी बात का सारांश और फिर भविष्य लक्ष्य क्या है। तुम जीवन में रोज रोज भूमिका और निष्कर्ष बनाते हैं, यही तो उत्तर में लिखना है बच्चों। इसे कोई कठिन बात नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। और फिर निष्कर्ष आप लिख लोगे कि भारत में फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है। और बस ये ध्यान में रखा जाए कि फिल्म बनाने की स्वतंत्रता है, इसलिए अगर कोई फिल्म बन रही है तो सरकार के नीतियों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के मत के खिलाफ है, तो ये प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं है। लेकिन अगर बुल्लों की व्यवस्था के खिलाफ है तो इसे सीमित किया जा सकता है। इसका मतलब है फिल्म न केवल, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, ऊपर की बात का सारांश, कि फिल्म बनाना अपने आप में भारत में बेहतर लोकतंत्र का प्रमाण है। और भारत के वैचारिक प्रभाव में भी वृद्धि हो रही है। इसे अनुराग ठाकुर ने क्या कहा कि भारत की विचारधारा, यानी हॉलीवुड की फिल्मों के बाद पूरी दुनिया में बॉलीवुड की फिल्में, मुंबई की फिल्में खूब देखी जा रही है। अब दक्षिण भारत की RRR देखिए, पूरी दुनिया में देखी जा रही है। अरे फिल्मों से तो हमें पैसा भी मिलता है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को बंद करना, बाइकआउट करना, ये टेंडेंसी ठीक नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक है। भाई सबको आजादी है, भाई किसी को आजादी, फिल्म मत देखिए। फिल्म के पता डंडा लाठी लेके चले जाएंगे, फिल्म नहीं दिखाने देंगे, ये तो एकदम से भीड़ तंत्र हो गया, गुंडागर्दी हो गई। इसलिए वैचारिक प्रभाव में फिल्मों से वृद्धि होती है। और फिल्म
बाकायदा भारत में बननी चाहिए। फिल्मों से भारत में स्वतंत्रता का भी संरक्षण होता है, स्वतंत्रता की वृद्धि होती है, परंतु फिल्म बनाने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, वो प्रतिबंध के अधीन है। यही निष्कर्ष है। इसलिए दोस्तों, अब आजादी सवाल कोई सवाल जुड़ा हो जाए तो आपको एक ट्रिक मैं बता दूं कि आप शुरुआत करोगे डेमोक्रेसी से और निष्कर्ष से लिख दोगे कि भाई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, प्रतिबंधों के अधीन है। किसी भी सवाल का उत्तर लिख सकते हो। इसे खास बात देखो, जब मेंस का उत्तर लिखते हैं तो जरूर नहीं कि आर्टिकल के बहुत बड़े सारे क्लॉज हमें पता हो, वो सब जरूरी नहीं है। एक बेसिक बात बताओ। इसलिए कभी एनसीईआरटी पढ़ना या नोट्स पढ़ना, उसमें सब वैचारिक मुद्दे आपको ज्यादा दिखेंगे। तो ये तरीका है लिखने का। अब मान लो कि आजकल अभी हो सकता है उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह के मामले को रोक रखा है। प्रेस का मामला है, देशद्रोह का मामला, ये भी विचार का विषय बनता है। तो मान लो प्रेस का कोई मामला है, कैसे लिखेंगे? अब सवाल प्रेस पर आ जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला, प्रेस की स्वतंत्रता। अब हमने आपको याद दिला दिया कि स्वतंत्रता कोई मुद्दा होगा बच्चों। अब भूमिका निष्कर्ष हमारे पास रेडीमेड हो गई। भूमिका क्या हो गई? हम लोकतंत्र से जोड़ के लिख देंगे। भूमिका लोकतंत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए और भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की भांति, अमेरिकी संविधान में तो प्रेस की स्वतंत्रता अलग से लिखी गई है, लेकिन भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता लिखी नहीं गई है, बल्कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से आ रही है। भूमिका लिख दिया। निष्कर्ष भी हमारे पास रेडीमेड रहेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से निरपेक्ष नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता पे वही प्रतिबंध आरोपित होते हैं जो बाकी स्वतंत्रता के लिए लागू होते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर वही प्रतिबंध आरोपित होते हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित होते हैं। और भारत में विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल होना, मीडिया चैनल होना प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी है। भारत में फिल्में होना, टीवी चैनल होना, मीडिया होना। अब जरा देखो कितने भारत में समाचार पत्र छपते हैं। चीन में केवल एक समाचार पत्र है, ग्लोबल टाइम्स। समाचार पत्र होना, टेलीविजन चैनल होना, ये दिखाता है कि बाकायदा भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की फ्रीडम है। ये निष्कर्ष हो गया। अब बीच में मुद्दे को लिख दो। ये तरीका अपना लेते हैं। इसलिए भूमिका निष्कर्ष लिख दिया और बीच में 2 पॉइंट लिख दिया। क्योंकि दोस्तों, प्रश्न को हमें समय सीमा के भीतर लिखना होता है और एग्जाम में 20 सवाल लिखने होते हैं। ये बात बड़ी ध्यान देने की बात है कि जब हम प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा होता, अब मुद्दा क्या है? अब विषय वस्तु पे आ जाओ, उत्तर का बीच वाला भाग लिख दो। अब उत्तर के बीच वाला भाग कैसे लिखोगे कि आप कह दोगे कि देखो प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों याद रखिए, लोकतंत्र में प्रेस को चौथा खंभा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब दोस्तों, उसको याद करने की बात नहीं है, समझने की बात है। लोकतंत्र में प्रेस को चौथा खंभा कहा जाता है, फोर्थ पिलर। यानी बच्चों, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और चौथा अंग हो गया प्रेस। इस बात सुनने में बड़ी अजीब सी है। इसलिए क्योंकि दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार क्या है? जो जवाबदेह हो, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या है? जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। याद रखिए दोस्तों, तो तानाशाही शासन हो तो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसलिए पुराने राजा महाराजा होते थे, जनता के प्रति कहाँ उत्तरदायी थे? जनता, पता चला कि बाढ़ आ गई है, अकाल है, जनता मर रही है, राजा के ऊपर कोई फर्क नहीं, क्योंकि जनता तो राजा को हटा नहीं सकता। आज तो मुख्यमंत्री कौन होगा जनता बताती है, प्रधानमंत्री कौन होगा जनता बताती है। इसे कोरोना के दौरान आप देखो, हमारी सरकारें बिल्कुल परेशान थे, लोगों को सुविधा मिले, सब उत्तरदायी। यानी कोरोना हो गया तो इसके उत्तरदायी कौन है? सरकार लोगों का इंतजाम करवाए, चिकित्सा करवाए, भले ही लोग ही कई बार घूम घूम के प्रॉब्लम कर देते थे। ये डेमोक्रेसी खास बात है। सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए। और जरा सोच के देखो, उत्तरदायी कैसे होगी? जब सरकार को नियंत्रण में रखा जाएगा, सीमांकन, सरकारी गलतियों को उजागर किया जाएगा। सरकार की गलती उजागर करने, सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए पहला विपक्ष होता है, और इस विपक्ष की आवाज उठाने के लिए कौन होता है? प्रेस होता है। इसलिए प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है। ये बात बड़ी ध्यान देने की है।
प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खंभा इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर सोचो न्यूज़पेपर ना हो कैसे पता चलेगी सरकार क्या कह रही है, विपक्षी दल क्या कह रहे हैं। और इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र में विपक्ष का महत्व होता है बच्चों। अच्छा, विपक्ष का मतलब है कि विरोधी नहीं, दुश्मन नहीं। विपक्ष का मतलब है आपकी आवाज से मेरी आवाज अलग है, आपका मत कुछ और है, मेरा कुछ मत और है। किसानों के विधेयक के बारे में सरकार कहती है कि ये किसानों के लिए ठीक होगा, विपक्ष ने कहा नहीं नहीं हमें इसमें समस्या है। यही तो विपक्षी मत है। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि आजादी का मतलब है कोई ये नहीं कह सकता नहीं भाई हमारी एकमात्र बात सही है। दोस्तों, हिटलर नहीं, जैसा हिटलर का सोचेगा वैसा पूरा देश सोचेगा, ये तानाशाही नहीं हो सकती। लोकतंत्र खास बात यह है, भाई हिटलर मुसोलिनी यही तो कहा करते थे कि जर्मनी के तानाशाह थे सब, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। ये कहा करते थे जैसे हम कहें वैसे करो, जैसे हम देखें वैसे देखो, जैसे हम सोचें वैसे सोचो। कमाल की बात है, कई बार यही हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं। दोस्तों, तानाशाही तो कई बार यही भारत में बड़ी विडंबना है कि देश में लोकतंत्र आ गया, परिवार में भी तानाशाही है। इसलिए प्रेस रहेगा, उत्तरदायी सरकार रहेगी। और बिना प्रेस के जरा सोचो, फिर सरकार की खामियां कौन बताएगा, विपक्ष की बात कौन जनता तक पहुंचाएगा। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र में निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है, सरकार की भी आलोचना। ध्यान रखना, सरकार की आलोचना करना, सरकार से असहमत होना, हमारा फंडामेंटल राइट है। सरकार की आलोचना करना, सरकार से असहमत होना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। ऐसा थोड़ी सरकार कही वही मैं कहूंगा, फिर आजादी क्या मतलब है, फिर तो तानाशाही कोई चीन जैसा थोड़ी है कि जो शी जिनपिंग कहेंगे वही चीन कहेगा, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कहेगा वही नॉर्थ कोरिया कहेगी। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। इसलिए अब देखोगे एक एक से पत्रकार है जो सरकार की धज्जियां उड़ा कर रख देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र इसलिए चलता है। चीन में होता है दोस्तों, इनको बोरिया में भर के समुद्र में डुबो दिया जाता, खतलास हो जाते, पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो ये आपको लिखना है। इसलिए लोकतंत्र में सरकार की आलोचना का अधिकार है। लेकिन दूसरी बात भी आपको बतानी है कि कई बार देखो प्रेस में समस्या कहां पर आ रही है। अब प्रेस वाले कई बार सनसनी फैलाते हैं, प्रेस में समस्या भी है, इसे थोड़ा सा एक दो लाइन में उसकी खामियां भी आपको बतानी है। सनसनी फैलाते हैं, बिला वजह बढ़ा चढ़ा कर न्यूज पैदा करेंगे, ये तो बड़ी, और डिजिटल मीडिया में तो बड़ी समस्या आ रही है। डिजिटल मीडिया में पता चला कि लोग मजाक में कहते हैं भैया रूस के राष्ट्रपति भारतीयों से पूछ रहे हैं समाचार पत्रों से और टीवी से, आखिर में कब हम यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएं, पूछता है भारत। तो ये लोग तो आज तक वाले, कल तक वाले, परसों तक वाले दोस्तों ऐसा रेड़ मचाते हैं, ऐसा लगता है कि ये अभी वार करवा देंगे। ये प्रॉब्लम मीडिया की है। तो मीडिया क्या वर्त करता है, कई बार ये सनसनी पैदा करता है, कई बार मीडिया ट्रायल पैदा करता है। समस्या है मीडिया की, ऐसा नहीं किसी में समस्याएं नहीं है, ये मीडिया ट्रायल पैदा करता है। और कई बार दोस्तों देखोगे आजकल व्यापार का जमाना है, तो मीडिया पर भी व्यापारिक घरानों का नियंत्रण है। अरे दोस्तों, एक समय ये ऐसा भी था, तिलक भी पत्रकार थे। तिलक भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में तमाम ऐसे लोग थे जो न्यूज़पेपर निकालते थे। उनकी पत्रकारिता थी कि जनता को सचेत किया जाए, आह्वान किया जाए, अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाए। आज देखो क्या सनसनी पैदा करना, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना। अब पता चला कि हमारे यहाँ दोस्तों कोविड-19 में इन लोगों ने ऐसी सनसनी पैदा की, आधे लोग तो डर के मारे मर गए। ऐसा गांव के भोले भाले लोगों ने ये सोच लिया कि कोरोना है, कोई डाइन वाइन है, भूत प्रेत है जो आके पकड़ ले, गला पकड़ लेगी और हम सब साफ हो जाएंगे। ये सनसनी फैलाना है। और दोस्तों हाल तो ये था कि मुंबई 2008 में आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पे, और हमारे जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने ऐसी सनसनी फैलाई कि पता चला कि एक तो ऐसे ड्रामेबाज था मीडिया वाला कि लेट गया, लेट की रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उसको पत्रकार ने पूछा लेटे क्यों, हो सका बस गोली हमारे ऊपर से गई है। तो डर से कई लोगों ने तो टीवी बंद कर दिया, भैया गोली बाहर निकला है, क्या होगा, सनसनी है। अरे भाई, कोई हमेशा ऐसी चीज दिखाना जिससे जनता की भावनाएं उद्वेलित हो जाए। और दूसरा मीडिया ट्रायल का मतलब है दोस्तों, देखिए ट्रायल कब होता है, ट्रायल हमारे यहाँ न्यायपालिका करती है। अब मान लो कि किसी के ऊपर आरोप आ गया भाई इसने अपराध किया, तो तमाम पेपर में पढ़ते होंगे ऐसे आरोपी पुलिस ने पकड़ा। अब पुलिस पकड़ेगी,
तो पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी। आरोप पत्र को कहते हैं चार्जशीट। अब पुलिस जब आरोप पत्र दाखिल करेगी तब उसको न्यायालय में ले जाएगा। अब वो व्यक्ति कहेगा भाई देखो न्यायाधीश महोदय, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं, पुलिस ने हमें फंसाया। पुलिस कहेगी ये सबूत है, वो अपना बचाव करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रायल। ट्रायल न्यायपालिका में होता है। मीडिया ट्रायल अपने आप में अजीब सा शब्द है। ट्रायल का मतलब है कोई व्यक्ति दोषी है, निर्दोषी है, इसकी पूरी विवेचना कौन करेगी? न्यायपालिका। अब पता चला हमारे यहाँ तो मीडिया ही सारा काम कर ले रही है। मीडिया ही बता दे रही है कि कोई व्यक्ति दोषी है, निर्दोष है, दोषी है। अभी बड़ी खराब प्रवृत्ति है ये। इसीलिए न्यायपालिका, पता चला वो न्यायपालिका में क्या छूट गया, लेकिन मीडिया ने कह दिया अमुक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचारी। अरे यार तुम रिपोर्टिंग करो, जज मत बनो। आजकल तो मीडिया वाले वकील जैसा कोई बन जा रहे हैं। कई केस में तो उन्होंने कह दिया कि ऐसे मर्डर हुआ, सीबीआई नहीं पहुंच पाई, इन्होंने कह दिया। ये खराब प्रवृत्ति है। और दोस्तों देखोगे आजकल न्यूज़पेपर में आधा न्यूज़पेपर है तो उससे ज्यादा उसमें विज्ञापन है। और इसलिए कहा जाता है जो विज्ञापन देगा उसी की न्यूज छपेगी। इसे कहते हैं पेड न्यूज। अरे भाई न्यूज का मतलब क्या है? अरे दोस्तों, पत्रकार हमारे यहाँ सरकार और आम जनता के बीच सेतु होना चाहिए। अब तो पता चला कि व्यापारी घरानों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, वो ऐसा न्यूज फैला देगा। इसलिए आप देखो कई बार तो समाचार पत्र में ऐसी न्यूज फैलती कॉफी पीने से हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्यों? अब किसी कॉफी कंपनी ने ये कह दिया भाई पैसा लो और हमारा न्यूज छप। जनता सोचती है यार कॉफी पीने से तो हेल्थ अच्छा हो जाता है। ये समस्या है। और फिर निष्कर्ष आपका एक ही जैसा है। यानी इसीलिए हमारे यहाँ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 में प्रतिबंध दिए गए हैं। अब प्रेस की बात आए तो आप ऐसे लिख लो। हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी है। हमारे तो बाकायदा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट बना है 1963। और इसमें अगर किसी को आप आम जनता को शिकायत हो कि समाचार पत्र में न्यूज ठीक नहीं है, ये बाकायदा आम जनता शिकायत कर सकती है। लोग जानते नहीं, लेकिन आज अभी हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया कंट्रोल करने में बड़ी फजीहत आ रही है। सरकार तो नया बिल ला रही है, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे जो देखो वही अपना विचार दे रहा है। कई बार तो इसके माध्यम से लोग समाज में घृणा और समस्या पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मामला है प्रेस का। लास्ट में आपको बता दें देशद्रोह का मामला जो बार बार न्यूज में आता रहता है और अभी उच्चतम न्यायालय ने इसको रोक रखा है। तो अब जरा देखो, अब देशद्रोह का मामला अंत में देख लें फिर आगे बढ़े। तो ये मेंस के लिखने के उत्तर हैं बच्चों। कैसे हम मेंस में लिखते हैं? भाई हमें पीटी का भी पढ़ना है। पीटी में हम देखते हैं बेसिक बात क्या है, और मेंस में लिखते हैं कि ये तरीका क्या है लिखने का। तो और अब जरा देखो देशद्रोह, सेडिशन, देशद्रोह भी रहते रहते मामला आ जाता है। इसलिए अब देखोगे कई बार जब हम सिद्धांत अच्छे समझ लेते हैं हमें क्या लगता है सब कुछ करंट अफेयर है। ऐसा नहीं है। अरे दोस्तों, न तो हमारे संविधान से आर्टिकल 19 हटेगा, न लोकतंत्र हटेगा, न अनुच्छेद 19(2) हटेगा। सिद्धांत तो यही रहेगा बच्चों। अरे जो घटनाएं हो रही उसको जोड़ जाड़ के लिख लो। तो तरीका एक ही होता है। अब देखो दोस्तों, ये देशद्रोह का मामला विवाद में भी रहता है। अब देशद्रोह का विचार अगर भूमिका फिर वही तरीका बता दूं दोस्तों कि देखो लोकतंत्र में आजादी मर्म है। लोकतंत्र का मर्म क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं होगा। वही बात फिर निष्कर्ष एक ही तरीके से आएगा कि भाई स्वतंत्रता है राष्ट्र को विघटित करने के लिए नहीं। निष्कर्ष कैसे आप लिखोगे? स्वतंत्रता राष्ट्र को विघटित करने के लिए नहीं है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए है दोस्तों। ये राष्ट्र को विघटित करने के लिए थोड़ी है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका समस्या है अरे भाई बोलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छे इंजीनियर बन जाइए, क्रिकेटर बन जाइए। अब आप कहेंगे हम झंडा जला देंगे, आप कहेंगे देश की बर्बादी कर देंगे। देश की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी है। बताओ दोस्तों, ऐसे कहना ये तो आजादी नहीं हो सकती। तो निष्कर्ष ये है, फिर वही बात आ गई। अब देखो देशद्रोह का मामला कहां से आता है? उत्तर का बीच का पार्ट आपको बता दें। देशद्रोह का अभिप्राय आता कहां से है? दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। अब दोस्तों भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124
के सेक्शन ए में ये बात लिखी गई है कि देशद्रोह एक दंडनीय अपराध है। लेकिन अब सवाल है, देशद्रोह है क्या? और तो हकीकत की बात है कि भारतीय दंड संहिता में लिखा गया है इंडियन पिनल कोड, और इंडियन पिनल कोड का मतलब है वो सारे नियम, सारी विधियां लिखी गई हैं जहां अगर व्यक्ति किसी विधि का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ये भारतीय दंड संहिता से लिख दिया गया। अब जो भारतीय दंड संहिता में बात कर दी गई, अब सवाल है कि सवाल इससे नहीं है कि लिखा गया है, सवाल इससे इसका बड़ा दुरुपयोग किया गया। अब दोस्तों एक बात याद रखो, अब सवाल विवाद कहां बनता है? ये बताओ दोस्तों, राष्ट्रद्रोह क्या है? राष्ट्रद्रोह कह लो, देशद्रोह, और राजद्रोह क्या है? मैं राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह कह लो, राष्ट्रद्रोह कह लो, राजद्रोह क्या है? इसलिए बड़ा मिसयूज होता है इसका। अब देखो तो बच्चों, राष्ट्रद्रोह क्या है? तिरंगा जला देना, ये राष्ट्रद्रोह है। संसद पर हमला कर देना, ये राष्ट्रद्रोह है। संसद पर आक्रमण, ये राष्ट्रद्रोह है। फिर माओवादी संगठन, राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हिंसक हमला कर देना, अरे सरकार के खिलाफ सैन्य गठबंधन से हमला कर देना, सरकार पर आक्रमण कर देना है, सरकार को हिंसक तरीके से हथियारबंद रूप में संगठन का निर्माण करना, हथियारबंद समूहों का निर्माण जो संसद पर हमला कर दे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला कर दे, ये राष्ट्रद्रोह है। यानी दोस्तों, राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र एक भावना है दोस्तों। राष्ट्र कहीं अब दिखते नहीं, राष्ट्र एक विचार है, भावना है। विचार कहीं दिखता नहीं, सेंटिमेंट है। और इसलिए सेंटिमेंट अब भावना है। जैसे आपकी भावना है कि हम तुम्हें चाहते हैं, ऐसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है, जैसे हमारी भावना है। वह भावना कैसे दिखाएंगे? कुछ गिफ्ट देंगे तभी तो, गुलाब देंगे, चॉकलेट देंगे तब भावना दिखेगी। ठीक वैसे ही राष्ट्र भी क्या है? मोहब्बत है एक पूरे समूह से। राष्ट्र एक व्यक्ति की सामूहिक पहचान है। जब हम कहते हैं मैं भारतीय हूं, तभी ये मेरी सामूहिक पहचान है। एक होती व्यक्तिगत पहचान कि भाई हम किस पद पे हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई की। तो राष्ट्र एक सामूहिक पहचान, लेकिन है भावना। तो मैं कैसे दिखाऊं मैं भारत से मोहब्बत करता हूँ? हाथ में तिरंगा होगा, राष्ट्रगान गा रहे हैं, यही तो दिखाने का तरीका है मैं भारत से। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे तो हेलमेट पे तिरंगा लगाते थे। तो सवाल है कि अगर अब, लेकिन अब तिरंगा लगाने के बजाय स्टेडियम में जाके झंडा जला दीजिए, राष्ट्रद्रोह कहलाएगा। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि मैं सरकारी नीति की आलोचना कर रहा हूं, सरकार ने शिक्षा नीति बनाई, मैं उसकी आलोचना कर दूं। क्या शिक्षा नीति की आलोचना करना, क्या कृषि नीति की आलोचना करना, या कुल मिलाकर कहिए सरकार की आलोचना करना, शिक्षा नीति की आलोचना करना, कृषि नीति की आलोचना करना, या कुल मिलाकर सरकार की आलोचना करना, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है बच्चों। अरे भाई, मैं नीतीश कुमार सरकार की आलोचना कर सकता हूं, मैं दीदी की आलोचना कर सकता हूं, मैं मोदी की आलोचना कर सकता हूं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है, कह रही है, परफेक्ट नहीं हो सकता। यही तो आजादी का मतलब है दोस्तों। मुंडे मुंडे मत भिन्ना, खंडन मंडन की प्रवृत्ति। आप भी कहिए, मैं भी कहूं, ये नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सच है, कोई और नहीं बोलेगा। ये आजादी का दमन है। इसलिए हम याद रखें दोस्तों, राष्ट्रद्रोह के नाम पर कई बार राजद्रोह, राजद्रोह का मतलब है सरकार के आलोचना को ही राष्ट्रद्रोह मान लिया जाता है। गड़बड़ है। फिर तो सारी विपक्षी दल राष्ट्रद्रोही है। विपक्षी दल क्या, जो सरकार के खिलाफ बोले वही राष्ट्रद्रोही है? ऐसा नहीं हो सकता। जब कोई आतंकवादी संगठन के व्यक्ति है, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह आप लगा दीजिए। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल इसके उपयोग को रोक दिया, क्योंकि दोस्तों पता चला राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह के बीच हमने अंतर ही खत्म कर दिया। और सरकार की आलोचना करना, सरकार से असहमत होना, पता चला कि सरकार ने खोपचम ले लिया। क्यों भैया, हमारे खिलाफ बोला क्यों? मैंने कहा क्या मामला है? राष्ट्रद्रोह करते हो? अरे हमने कहा भैया राष्ट्रद्रोह नहीं है, ये सरकार की आलोचना है, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन तब तो पुलिस ने मेंटल कर दिया दोस्तों। तो आप जानते हैं, अगर हमारा फंडामेंटल राइट सरकार मेंटल करने का प्रयास करे तो कहां भागेंगे?
अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इसके दुरुपयोग को रोका था, लेकिन अभी तो बिल्कुल 2022 में निर्णय दिया है ना, अभी बंद करो इसका उपयोग। क्यों? क्योंकि अब देखोगे दोस्तों, लोकतंत्र में आजादी के दमन नहीं होना चाहिए। अरे दोस्तों, अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम पश्चिमी देशों ने सब कानून हटा दिए। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, इसका अब दुरुपयोग कौन रोकेगा, इसलिए हम उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। और उच्चतम न्यायालय ने केदारनाथ वाद में पहले ही कह दिया था कि भाई अगर कोई नारा दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है और उससे कोई हिंसा नहीं हो रही है, तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला मत लगाओ। यानी उच्चतम न्यायालय ने पहले राष्ट्रद्रोह के दुरुपयोग को सीमित करने का प्रयास किया था केदारनाथ वाद में 1962 में, और अभी तो कह दिया, लेकिन उसके बाद भी दुरुपयोग होता रहा। अब कह दिया है कि फिलहाल इस कानून के प्रयोग पर प्रतिबंध है। अभी उच्चतम न्यायालय ने कह दिया इसका प्रयोग सरकार नहीं कर सकती, इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसका प्रयोग सरकार नहीं कर सकती? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय कह रहा है भाई जब तक विचार करेंगे अब इस पर, तब तक इसका उपयोग नहीं होगा। इसका उपयोग क्या, दुरुपयोग ही ज्यादा हो गया। इसे कई बार आप देखेंगे कि इसलिए हम ऐसे कानून का समर्थन नहीं करते दोस्तों, क्योंकि याद रखो हमारे यहाँ सरकार ने हमें फंडामेंटल राइट नहीं दिया है। फंडामेंटल किसने दिया है? संविधान ने। तो सरकार तो हमने इसलिए बनाया कि भाई हमारे अधिकार की रक्षा करती रहे, और सरकार ही हमारे अधिकार का उल्लंघन करेगी, फिर तो हमें न्यायपालिका जाना बनता है और न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। मैंने 3 मुद्दे आपको बता दिए, 3 मुद्दे बता दिए, और बाकी दोस्तों समय समय पर चीजें बनती रहती है। अब जैसे कि न्यायालय की अवमानना भी नहीं कर सकते, ये 3 मुद्दे जो अभी विवाद में चल रहे मैंने बता दिए। बाकी भी समय समय चीजें आती रहती है, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। अब अधिकार का मतलब है कि न्यायालय को अवमानना नहीं कर सकते। और अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 2022 में बड़ा निर्णय आया, क्योंकि आप जानते हो फंडामेंटल राइट में हमें व्यवसाय का अधिकार है, प्रोफेशन का अधिकार है, लेकिन 2022 में न्यायालय ने कह दिया कि सेक्स वर्कर जो हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूट, वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन एक प्रोफेशन है, प्रोस्टिट्यूशन एक व्यवसाय है। अभी बड़ा निर्णय थोड़ा सा चौंकाने वाला है, 2022 में आया पिछले साल। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई नहीं, क्योंकि अगर हम इसको प्रोफेशन नहीं मानेंगे तो इसके बहाने फिर पुलिस को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है, पुलिस को प्रताड़ित करने का मौका मिलता है। तो तमाम लोगों ने इसके खिलाफ आपत्तियां उठाई, तो ये भी एक निर्णय आ गया। और इसी के साथ अब हम अनुच्छेद 19 की समाप्त कर देंगे। यह अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसमें तमाम तरीके के अधिकार। हाँ, ये भी आपको बता दें, पिछली बार आई सवाल पूछा गया, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बता रखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आवागमन की स्वतंत्रता है, समूह की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है। इसलिए आर्टिकल 19 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 अब हटा दो तो सच मानो डेमोक्रेसी हमारे खिसक जाएगी। भाई आर्टिकल 19 से हम बोलते हैं, आते जाते हैं, पार्टी बनाते हैं, दबाव समूह बनाते हैं, इसके बिना लोकतंत्र क्या होगा। लेकिन अब क्या आपसे सवाल पूछा जाए कि कहीं भी आदमी को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार होगा? क्योंकि दिल्ली तो ऐसा है दोस्तों, यहाँ हमारे हरियाणा के भाई आते हैं, जाम कर लेते हैं। राजस्थान के भाई गुस्साए, रेल पकड़ के बैठ जाएंगे। पश्चिमी यूपी के लोगों को गुस्सा लगा तो संसद ही जाम कर लेंगे। दिल्ली तो जब देखो ये। इसीलिए शाहीन बाग का केस आपको बड़ा फेमस होगा, बड़ा याद होगा। न्यायालय ने कह रखा है दोस्तों, धरना करना, प्रदर्शन करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक नियत जगह पे होना चाहिए। अरे जब धरना करना, प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है बच्चों, दूसरे के भी तो आने जाने का अधिकार है। सोचो हम सड़क ही जाम कर दिया, कोई एम्बुलेंस लेके जा रहा है, मरीज को नहीं जा सकता। हमने रेल जाम कर दिया, किसी को बड़ी जरूरी काम से कोई हॉस्पिटल जा रहा है, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, वो नहीं जा सकता। इसीलिए आप याद रखें कि हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय ने हर बात पे कह रखा है धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन फिर भी कोई सीमा तो होगी। और हमारे यहाँ तो ये 1997 का भारत कुमारवाद है, जहां पर ये कहा गया है
कि बंद आयोजित करना असंवैधानिक है। अब देखो, बंद आयोजित करना असंवैधानिक है। बंद का मतलब है यानी जब पूरा शहर बंद कर दिया जाए, कोई एक विशेष दुकान नहीं। हड़ताल अगर होती दोस्तों, हड़ताल का मतलब है कि शिक्षा विभाग में हड़ताल, स्वास्थ्य विभाग में, बैंक में हड़ताल, किसी एक डिपार्टमेंट की होगी, विभाग की होगी। लेकिन ये दोस्तों, अगर बंद का मतलब है न आपको दवाई मिलेगी, न ऑटो मिलेगा, न आपको ट्रेन मिलेगी, न बिजली, सब कुछ बंद कर दिया जाए, शट डाउन। तो भाई अगर सब कुछ बंद कर दिया जाए तो ये तो दूसरे के अधिकार का बड़ा हनन है। उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर रखा है। फिर भी आप देखोगे बच्चों, पार्टी के लोग बंद बुलाते रहते हैं। अब ये विडंबना है दोस्तों, अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, ठीक है, वैसा होगा जैसे हम किसी खेल में अंपायर की बात न माने। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि कम से कम कुछ रूल रेगुलेशन को स्वीकार तो करें। अब ये नहीं कि हम जो मर्जी वही करेंगे। इसलिए बच्चों एक बार याद दिला दें कि संविधान हमारा लिखा गया कि मुद्दा है संविधान खराब है, अच्छा है, क्या है? तो जवाब ये दिया गया कि संविधान अच्छा खराब नहीं होता। जहां नागरिकों का चरित्र अच्छा होगा, खराब संविधान अच्छा हो जाएगा। और जहां नागरिकों का चरित्र खराब है, अच्छे से अच्छा संविधान खराब हो जाएगा। अरे बच्चों, ब्रिटेन में संविधान लिखा ही नहीं गया, फिर भी सब शासन इतने अच्छे चल रहा है। ये बात बड़ी ध्यान में रखने की है। अरे क्या क्या लिखोगे दोस्तों। और इसे कबीरदास ने कहा, तू कहता कागज की देखी, मैं कहता हूं आखन देखी। अरे प्यारे बच्चों, कागज पे लिखी गई बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है या जो बात आत्मसात कर ली जाए? और आजकल तो देखो नया जमाना है, आजकल के बच्चे कोर्ट मैरिज करते हैं, कागज पे लिख पढ़ के करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रही है। और पहले पहले जमाने में आप देखो, आपके माता पिता, उनके माता पिता, कोई लिखा पढ़ी नहीं, शादी हो गई, बिना किसी मैचिंग के मैच हो गया, पूरी जीवन भर मैच खेल गए। कमाल की बात है। इसलिए केवल लिख देना ये ठीक है, हमारे संविधान में मतलब लिख दिया, फिर भाई उसको मानेंगे तभी तो। मानेंगे नहीं तो मामला फिर बिगड़ जाएगा। और यही हमारे देश की समस्या है। इसी के साथ हम आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जरा आजादी के बाकी चीजों को देख ले। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 बड़ा सरल सा है। अनुच्छेद 20 बड़ा सरल सा है और अनुच्छेद 20 में कहा भी गया है कि भाई देखो, किसी को मनमानी तरीके से दंडित न किया जाए, और किसी पर यह सिद्ध भी हो जाए कि ये व्यक्ति अपराध किया है या अपराध अगर उसके ऊपर आरोप है तो भी उसे फंडामेंटल राइट मिलेगा। और हमारे कहा भी जाता है अगर कोई व्यक्ति अपराधी भी है तो भी उसके फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं कि न्यायालय ने कह दिया कि भाई अमुक अपराधी है, जेल में जाओ, उसको रोज ही कूटो पीटो, कि आप कहो अब तो अपराधी हो गया है तो हम उसकी कुटाई पिटाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब जरा देखें अनुच्छेद 20 क्या है। यानी अपराधियों के दोष सिद्धि में कहां पर उनको अधिकार मिलता है, तो हम देखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3 बातें हैं दोस्तों। अनुच्छेद 20 में 3 बातें हैं। पहला, भूत आपराधिक मामलों में, याद रखो हमारे यहाँ 2 प्रकार के कानून बनते हैं बच्चों। एक सिविल मामले, सिविल मामले का मतलब है जिसका संबंध हमारे व्यक्ति के जीवन से हो, विवाह, तलाक, ये सिविल मामले हैं, संपत्ति। अब हमारा किसी के से अगर संपत्ति का झगड़ा हो जाए, ये सिविल मामला। सिविल को हम दीवानी भी कहते हैं, उर्दू भाषा। दीवानी वो मतलब नहीं, मतलब कोई भी संपत्ति का झगड़ा जो व्यक्ति के जीवन से प्रभावित कर, दीवानी मामला है। लेकिन हत्या, डकैती, मर्डर, आपराधिक मामला, क्रिमिनल, फौजदारी, क्योंकि मामले व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को प्रभावित कर देते। इसलिए ए ने बी की हत्या कर दी, केवल बी की हत्या नहीं हुई, पूरे सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त कर दिया। ऐसे मामले को आपराधिक कहते हैं। और आपराधिक मामले में भूतलक्षी विधि, भूतलक्षी विधि का निर्माण नहीं होगा। इसको लैटिन भाषा
भाषा में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, भूत लक्षी विधि का मतलब भूत हो तो कोई संबंध नहीं इसका। आप कहोगे सर भूत, अरे भूत का मतलब अतीत। एक्स पोस्ट फैक्टो यानी किसी विधि को जिस दिन निर्माण किया जाए उसके पिछले डेट से लागू कर दिया जाए, भूत लक्षी। इसका मतलब है भूत लक्षी का मतलब है, अब जरा सोच के देखिए, आपका एडमिशन हुआ 1 फरवरी को, क्लास मिल गई 31 जनवरी से, भूत लक्षी। आपकी शादी हुई 1 फरवरी को, शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया 31 जनवरी को, भूत लक्षी। इसका मतलब है जो भी घटना हो रही है उसके पहले से इसको प्रभाव में ला देना, भूत लक्षी है। यानी अतीत में क्या हुआ, बैक डेट में क्या हुआ। कई बार हम कहते हैं बैक डेट से काम करवा लिया, भूत लक्षी काम है, भूतों के द्वारा किया गया नहीं है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का सीधा मतलब है फ्रॉम बैक डेट। और दूसरी बात है, अब भूत लक्षी विधि का एग्जाम्पल अब देखो, यानी हमारा संविधान कहता है भूत लक्षी विधि नहीं मिलेगी आपराधिक मामलों में। दोस्तों आपराधिक मामलों में अगर भूत लक्षी विधि बनती, इसका मतलब है कि मान लो कि एक एग्जाम्पल है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना 2022 में। आप जानते हो मनी का हेरफेर, पैसा का हेरफेर कर देना, भाई यहां से पैसा अमेरिका भेज देना, बैंक से नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब तो अवैध हवाला। और हवाला कैसे का आप कहोगे सर, अच्छा कैसे पैसा भेजा जाता है। तो बच्चों याद रखो, यहाँ से अमेरिका पैसा भेजने का पहला तरीका है बैंक के द्वारा भेजे, और बैंक के द्वारा भेजेंगे टैक्स देना पड़ेगा। और हवाला का मतलब है कि हमने यहाँ किसी को पैसा दे दिया, रुपया दे दिया, और अमेरिका में जाकर से डॉलर ले लिया। आप कहेंगे सर कैसे होगा, तो उसके एक निशान देते, कुछ लोग अलग अलग निशान, नोट का एक नंबर हमने दे दिया कि जाके वॉशिंगटन जाना, वॉशिंगटन में इस प्लेस में एक आदमी मिलेगा, जो मिलेगा उसको नोट का ये नंबर बता दोगे तुम्हें पैसा दे देगा। उससे वो आपको जानता नहीं, कभी मिला नहीं, पैसा इसलिए दे देगा नोट का नंबर आपने बता दिया। कई फिल्मों में ऐसा दिखाया भी गया है। इसे हवाला कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, और मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है भारत में। और देखो हमारा पैसा दोस्तों बाहर चला जाए तो फिर हमारा का बड़ा हो जाएगा मामला। अब सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग नियम बन गया 2022 में, लेकिन किसी के ऊपर अब एक मामला आया भी था, अनिल अंबानी के ऊपर ही मामला चल रहा था। अनिल अंबानी के ऊपर मामला चल रहा है 2019 से। उन पर 2019 से आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया। इसका मतलब है अगर 2022 की विधि को हम 2019 के अपराध पर लागू कर दें, ये क्या होगा, भूत लक्षी विधि। जबकि होना चाहिए 2022 में बनी गई विधि लागू होगी 2023, 24, 25। जो 2022 में विधि का हम निर्माण कर रहे हैं, विधि कब से लागू होगी, 23, 24, 25। और अगर हम विधि को 2019 से लागू कर दे, यही कहलाएगा भूत लक्षी, जो भारत में संभव नहीं है। क्योंकि जरा सोच के देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि सरकार बदल गई, पहले कांग्रेस सरकार थी, अब बीजेपी सरकार आ गई, और बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया और कह दिया कि भैया रावण बाड्रा के ऊपर आरोप है, और कानून में और आरोप था 4 साल पहले, और कानून बना 4 साल बाद, और सरकार को पता है, संसद को पता है कि हमें इस व्यक्ति को फंसाना है, तो पता चला कानून बहुत टफ बना दिया जाएगा। इसलिए इसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन ये भी आपको याद दिला दें, गैर आपराधिक मामलों में, सिविल मामलों में, आप पूछोगे बताओ सर सिविल मामले में भूत लक्षी विधि लागू होगी या नहीं होगी। सिविल मामले में भूत लक्षी विधि का निर्माण हो सकता है। संपत्ति के मामले में भूत लक्षी विधि का निर्माण संभव है। और हमारे यहाँ तो आप देखोगे, यानी भूत लक्षी विधि सिविल मामलों का मतलब है टैक्सेशन कोई एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट ये है सिविल मामला। तो कई बार
कई बार तो ऐसा हुआ कि सरकार ने क्या किया कि भाई इस बजट में अगर हमने कहा, इस बजट में हमने कहा कि मान लो इस बजट में हमने कह दिया कि इनकम टैक्स की रेट 10% है, लेकिन पता चला किसी समूह को बड़ा फायदा हो गया, तो हमने कहा कि 2022 के 23 के बजट में इनकम टैक्स रेट 8% है। लेकिन जिन लोगों ने 2019 में बहुत फायदा पाया, वहां इनकम टैक्स रेट हमने बढ़ा दिया 20%। यानी 2023 के बजट से जो टैक्स लागू होगा, 2023 के अधिनियम से जो टैक्स लागू होगा, वो 2020 से भी लागू किया जा सकता है, 30 से। ये सिविल मामलों में हो सकता है। यदि आप देखोगे सिविल मामलों में भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कई बार अब वेतन भत्ते बढ़ते हैं तो बैकडेट से लागू हो जाता है। लोग बड़ी खुश हो जाते हैं, चलो भैया 3 साल पहले से वेतन बढ़ा दे रहे हो। तो सिविल मामले में दुरुपयोग की संभावना नहीं होती। लेकिन अभी अब देखोगे वोडाफोन का टैक्सेशन का मामला भारत में आया था, उसमें बड़ा विवाद हुआ था। अब सरकार ने क्या किया, वोडाफोन पे, क्योंकि वोडाफोन कंपनी को फायदा मिला, तो वोडाफोन कंपनी पर 3 साल पीछे जाके बैक डेट से टैक्सेशन कानून में चेंज कर दिया। इसका मतलब है, मान लो कि हमने 2023 में कहा भाई 15% टैक्स आपको देना है, लेकिन हमने क्या कह दिया कि 2019 से इस कानून को लागू करेंगे। तो 2019 से कानून को लागू करेंगे तो 15% टैक्स कानून में है 2023 के, लागू कर दिया 19 से। यह है बहुत अच्छी एप्लीकेशन। तो इस पर बड़ा विरोध भी हुआ। तो आजकल ऐसा सरकार नहीं करती, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट का माहौल खराब होगा। विदेशी कंपनियां कहेंगी भाई भारत में तो कभी भी किसी को फायदा हुआ, सरकार पीछे टैक्स ले लेगी पीछे जाके, तो गड़बड़ मामला है। तो ये अनुच्छेद 20 रोका गया है। तो आप समझ लो कि भारत जैसे, यानी इसी ही लोकतंत्र में होने का फायदा है, कोई संसद में रहे, सरकार में रहे, यानी इसलिए वो फंडामेंटल राइट का महत्व केवल एक आर्टिकल नहीं है। अगर अनुच्छेद 20 लिखा गया है तो भविष्य में इसने संसद विधायिका के हाथ पांव को बांध रखा है कि संसद विधायिका के इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। इसका फर्क है, यह प्रभाव है। अब जरा देखोगे दूसरा, अनुच्छेद 20 में अगला क्या लिखा गया है, किसी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरा दंड कह लो, दोहरा जोखिम कह लो, एक ही बात है, डबल जियोपर्डी। दोहरा दंड कह लो, दोहरा जोखिम, इंग्लिश में कहते हैं डबल जियोपर्डी, दोहरा दंड या दोहरा जोखिम, एक खास बात है। अब दोस्तों, दोहरा दंड या दोहरा जोखिम का मतलब ये है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये अमेरिका में इसका प्रचलन है। और एक कहावत आपने सुनी है, अरे दोस्तों, एक मुर्गी को 9 बार हलाल नहीं कर सकते। तो अब सवाल है, दोहरा जोखिम प्रतिबंधित क्यों है, दोहरा दंड प्रतिबंधित क्यों है? इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति को एक ही अपराध में एक बार से ज्यादा अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति को एक अपराध में एक बार से ज्यादा अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर व्यक्ति ने अपराध 5 किए हैं तो 5 बार ट्रायल होगा। अच्छा, अभियोजन का सीधा मतलब होता है, दोस्तों आप याद रखो, हमारे यहाँ कोई अपराध होता है पहले जनपद न्यायालय सुनती है, जॉर्ज LLB कभी देखना। व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन कहाँ होता है, हमेशा जनपद न्यायालय में। और जनपद न्यायालय में जब भी कोई अपराध होता है, बात एक व्यक्ति है और एक अपराध है। अगर व्यक्ति एक है, अपराध 4 है, तो 4 बार अभियोजन होगा। लेकिन एक ही व्यक्ति को अगर न्यायपालिका ने अभियोजित किया, मान लो कि आसाराम बापू के ऊपर, आसाराम बापू पर न्यायपालिका ने क्या किया भाई, पुलिस ने चार्ज लगाया,
आसाराम बापू अपना बचाव करेंगे, सर और न्यायाधीश बाकायदा दोनों पक्ष की बात सुनेगा। इसी अभियोजन प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि न्यायालय में पक्ष विपक्ष यानी वादी प्रतिवादी दोनों रहेगा और दोनों की बात को सुनना और दोनों पर निर्णय करना, इसी को कहते हैं अभियोजन। कि हमेशा निचले न्यायालय में होता है, जनपद न्यायालय में होता है। अब मान लीजिए कि आसाराम बापू को अभियोजन ने कह दिया कि भाई आजीवन कारावास है, दोबारा जनपद न्यायालय में इसी मामले को नहीं ले जा सकते कि नहीं न्यायालय निर्णय ठीक नहीं है, फिर से प्रोसिक्यूशन किया जाए, फिर से ट्रायल किया जाए। इस अभियोजन को ट्रायल भी कहते हैं, जहां सरकारी वकील रहेगा और व्यक्ति रहेगा, आपस में दोनों बहस करेंगे, अपने सबूत देंगे, अपने विटनेस लाएंगे, गवाह लाएंगे, ये सब प्रक्रिया चलती है। इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर ये बताओ अगर किसी को कोई शिकायत है तो अपील के लिए आप जाइए, आप उच्च न्यायालय में, जनपद न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील के लिए जा सकते हैं कि नहीं ये फैसला हमें ठीक नहीं है, लेकिन दोबारा उसी मामले को जनपद न्यायालय में नहीं ले जाएंगे। जनपद न्यायालय कह देगा भैया ये नहीं कि पता चला कि पंडित जी थे पूजा सुना रहे थे, अब वहां जितने लोग आ रहे हैं तो पंडित जी फिर से सुनाओ, और पंडित जी पूजा सुना नहीं पाए क्योंकि जितने भक्त गणाते गए, पंडित जी फिर सुनाओ, आधे घंटे बाद फिर नहीं आएगा, फिर शुरू सुनाओ, फिर तो बात हो गई। फिर तो न्यायालय कभी कोई निर्णय दे नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हो जिसके खिलाफ निर्णय आएगा कभी सेटिस्फाई नहीं हो, कहेगा नहीं फिर से करो, फिर से करो। तो ऐसा कोई गांव के कोई खेल थोड़ी है। इसलिए कह दिया गया है प्रोसिक्यूशन एक व्यक्ति को एक ही बार किया जाएगा। अभी अब देखो नेपाल से एक चार्ल्स सोबराज पकड़ा गया, बिकनी किलर था, और इसको तो तमाम मामलों में दंडित किया गया था। लेकिन आप याद रखो, अब जब दोहरा जोखिम का मतलब होता है कि न्यायालय दोहरा जोखिम नहीं देगा, तो अब सवाल है कि क्या इस दोहरे जोखिम में प्रशासन का दंड भी शामिल होता है? आपको हम याद दिला दें, इस दोहरे जोखिम में प्रशासन का दंड शामिल नहीं है। याद रखो, दोहरे जोखिम का मतलब क्या है? अगर प्रशासन किसी को अनुशासन के आरोप में निलंबित करता है, किसी अनुशासनहीनता की, यह दोहरे दंड का मतलब नहीं है। दोहरा दंड का मतलब है कि न्यायालय 2 बार दंड नहीं देगा। यह न्यायालय 2 बार एक ही मामले में एक ही व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं देगा। प्रशासन दंड दे सकता है, यानी प्रशासन के द्वारा दिया गया दंड दोहरे दंड में शामिल नहीं होता। तो प्रशासन का दंड शामिल नहीं होगा, न्यायालय किसी को 2 बार दंड देगा, ये मना है। अब प्रशासन कहो सर कैसे? तो मान लो किसी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, विभाग ने बर्खास्त कर दिया, एक दंड हो गया। बाद में न्यायालय ने दंड दे दिया, तो आप कहोगे सर विभाग तो बर्खास्त कर ही दिया, अब उसको दोबारा हलाल क्यों कर रहे हो? नहीं, विभाग का दंड दोहरे दंड में शामिल नहीं है, क्योंकि दोहरे दंड का मतलब है न्यायालय दोहरा दंड नहीं देगा। यहाँ पे बात ध्यान रखी गई है, इसे दंड देने की प्रक्रिया भी ठीक रखी गई है। तो ये फंडामेंटल बीच में दूसरी बात है कि डबल जॉपर्डी नहीं होगी, दोहरा जोखिम नहीं होगा, और फिर भूतलक्षी विधि का निर्माण नहीं होगा। और अगली बात लास्ट में रखा गया है, क्योंकि एक बात आप जानते हो, लास्ट में रखा गया है अनुच्छेद 20 में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से स्वतंत्रता। स्वयं के विरुद्ध गवाही से स्वतंत्रता। याद रखें दोस्तों, एक बहुत जब कई बार हमारे यहाँ जानते हो पुलिस तो ऐसे लोगों को उठा लेती है, क्योंकि अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया, तो बात आप जानते हो, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अगर व्यक्ति ने अपराध किया, नागरिक ने अपराध किया, तो होता क्या है, जैसे ही व्यक्ति ने अपराध किया उसको पकड़ती कौन है? पुलिस। और आप जानते हैं पुलिस तो मारपीट कहलवा सकती है। अब जब पुलिस पकड़ेगी तो मारपीट कहलवा देगी, और मारने से तो भूत बोलता है। अब पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ा और व्यक्ति से कहलवा दिया कि इसने अपराध किया, उसने कहा हाँ भैया भैया हमने सब कुछ किया है,
इतना पिटाई हुई कि उसे लगा कि भैया जिएंगे यार, कम से कम जीने तो दो, जो कहो मैं कह दूंगा। लेकिन आप याद रखो, पुलिस के समक्ष जो व्यक्ति ने बयान दिया वो न्यायालय में कोई महत्व नहीं रखता। उस पुलिस के समक्ष जो व्यक्ति के द्वारा बयान दिया गया उसका महत्व न्यायालय में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ने कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसमें न्यायालय ये देखेगा, इसमें न्यायालय क्या देखेगा कि व्यक्ति के विरुद्ध सबूत क्या है। यानी व्यक्ति स्वयं कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस के सबूत क्या है। जब तक पुलिस सबूत नहीं देगी, यानी ये अपने आप में व्यक्ति को दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि व्यक्ति ने कह दिया कि भाई हमने अपराध किया है। पुलिस जबरदस्ती भी कहलवा सकती है, कहलवाती भी है। जरा सोच के देखिए कितना हमारे यहाँ संरक्षण दिया गया है दोस्तों। ये लोकतांत्रिक देश का कानून है और कई बार इसीलिए इसका बड़ा मिसयूज करते हैं। अब तो हम संविधान निर्माताओं ने ये सोच के दिया था कि हम इस देश के मालिक हैं, इसलिए आप देखें कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति न्यायालय से छूट जाता है, ऐसा नहीं कि उसने अपराध नहीं किया है। हमारे यहाँ कानून इतना आसान है दोस्तों। पश्चिमी कई देशों में ऐसे कानून है जहां पे सिद्धांत है कि 100 निरपराधी दंडित हो जाए लेकिन एक अपराधी नहीं बचना चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा है, 100 दोषी दंडित हो, 100 दंडित बाहर किए जा सकते हैं, एक निर्दोष व्यक्ति दंडित नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के फायदे हैं। इस दोस्तों पुलिस तो बड़ी बेचारी प्रॉब्लम में आती है। पुलिस सोचते यार लोग तो पुलिस, हम क्या सोचते हैं पुलिस किसी को ले जाके पकड़ के फंसा देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अरे पुलिस पकड़ेगी तो न्यायालय ये देखेगा कि व्यक्ति के खिलाफ गवाही क्या है, सबूत तो दो। व्यक्ति ने क्या बयान दिया ये मर्डर नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ सबूत क्या है। सबूत का मतलब है फिंगरप्रिंट आप दो, इसे माना जाएगा। आपके पास कोई फिंगरप्रिंट है, आपके पास कोई ब्लड सैंपल है, इसे माना जाएगा। इस आधार पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, व्यक्ति के बयान के आधार पर नहीं। यानी व्यक्ति ने जो पुलिस के सामने कहा वो उसे दंडित नहीं करेगा, जो न्यायाधीश के सामने कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यायाधीश के सामने कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको दोस्तों याद दिला दे कि जब ये बात होती है कि व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देगा, इसका सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ व्यक्ति को दंडित तभी किया जाएगा जब सरकार सिद्ध कर दे, पुलिस सिद्ध कर दे, पुलिस गवाह ला दे, सबूत ला दे कि व्यक्ति ने अपराध किया है। ये बहुत कठिन भारत में है। अब पुलिस बेचारी कहाँ सबूत इकट्ठा करे। आपको कई बार लगता होगा अरे यार इसे तो मोहल्ले में मर्डर कर दिया है, लेकिन मर्डर पर्याप्त नहीं है दोस्तों। अरे काबिल मूवी आप देखिए, इसमें खास तौर पे मर्डर हुआ सिद्ध नहीं हो पाया क्योंकि न सबूत है न गवाह है, न सबूत है न गवाह है। क्योंकि पुलिस की अपने आप में बयान कोई मतलब होता ही नहीं। ये भारत में एक बड़ा चैलेंज है और ये भी लोगों का फंडामेंटल राइट है। और हमारे यहाँ तो जैसे नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफ है, ये सब कोई गवाही नहीं मानी जाती क्योंकि एविडेंस एक्ट में हमारे यहाँ दोस्तों हर चीज लिखा गया, विधि का शासन है, याद रखिएगा। जो गवाही में शामिल नहीं है उनको गवाह के रूप में माना नहीं जाएगा, क्योंकि यही तो खास बात है कि जो विधि में लिखा होगा उसी को हम सबूत मानेंगे, बाकी सबको नहीं। तो ये है अनुच्छेद 20। और हम अगले फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, लेकिन दोस्तों कल एक बड़ी महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।